अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज के इस टॉपिक में ये हम देखेंगे कि आइटरेशन एंड लूप्स जो हैं पाइथन के अंदर हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो क्लास 11 के कोर्स का ये पार्ट है जिसके अंदर चैप्टर यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके पास पाइथन लैंग्वेज है। तो उसके अंदर एक टॉपिक है आइटरेशन एंड लूप। तो आज हम देखते हैं लूप्स क्या होते हैं। लूप्स के अंदर फिर हम फार लूप को स्टडी करेंगे कि फार लूप के फिर प्रोग्राम भी देखेंगे और डिटेल से देखेंगे कि फार लूप को किस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइटरेशन या लूप जो है क्या चीज़ होती है हमारे पास। तो आइटरेशन का मीनिंग बेसिकली होता है रेपिटिशन। फॉर एग्जांपल आप एक लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप लूप को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी सिंगल आइटरेशन है। अगर उसी लूप को आपने 2 बार एग्जीक्यूट किया है तो उसकी आइटरेशन जो है 2 होंगी। 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं तो 5 आइटरेशंस होंगी। तो एक जो साइकिल है लूप का या एक जो रेपिटिशन है वो बेसिकली आपकी आइटरेशन कहलाती है। इसीलिए लूप्स को हम आइटरेटिव कंट्रोल्स भी कहते हैं या आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। अब होता यह है कि लूप के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं जिन स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट करना होता है वो हम उस लूप की बॉडी के अंदर जाके लिख देते हैं। ठीक है, तो वो उन स्टेटमेंट्स को उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है लूप जो है वो रिपीट कर देगा। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि पहले जैसे हम लूप अगर यूज़ नहीं करते तो अगर आप लूप यूज़ नहीं करेंगे तो आप उसी कोड को बार बार रिपीट करेंगे। मसलन आपने एक स्टेटमेंट 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करनी है तो एक तरीका तो ये है कि आप लूप लगा दें और उस स्टेटमेंट को उस लूप के अंदर लिखें, उसको 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप फिर उस स्टेटमेंट को 5 दफ़ा जो है फिर प्रोग्राम में आपको लिखना पड़ेगा। चलें ये तो ज़रा कम है। अगर एक स्टेटमेंट को आपने 100 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है तो अब क्या आप 100 दफ़ा उस स्टेटमेंट को बार-बार लिखेंगे? तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप उस स्टेटमेंट को एक बार लिखें और 100 दफ़ा उसको रिपीट करा दें। तो इससे ये होता है कि हमारा प्रोग्राम का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा और आप ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। कोड इससे मिनिमाइज़ हो जाता है। तो इसलिए इस तरह का कोड जो हमने बार-बार रिपीट करना होता है, ठीक है, वो हम लूप के अंदर लिखते हैं। तो उसके बाद फिर लूप की एक टाइप है हमारे पास, उसको हम फॉर लूप कहते हैं। फॉर लूप जो है ये मोस्ट कॉमन लूप है जो कि हम ज़्यादातर जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर लूप को तब यूज़ किया जाता है कि अगर आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से पता हो और आपको ये कंफर्म हो कि इस लूप ने कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना है, इसकी रेपिटेशंस कितनी है, यानी कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू का पता होता है। तो इसलिए इस तरह के लूप को हम फॉर लूप कहते हैं। फॉर लूप को हम काउंटर लूप भी कहते हैं। अब फॉर लूप के अंदर इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है कि बेसिकली इंडेंटेशन ये है कि जब भी हम एक फॉर लूप की स्टेटमेंट लिखते हैं तो ऊपर जो पहली लाइन में हमने फॉर की स्टेटमेंट लिखी होती है उसके नीचे जो बॉडी होती है वो हम थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं। उस गैप को इंडेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, और अब सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के अंदर तो हम कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी इंडेंटेशन को हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आप कर्ली ब्रेसेस भी डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि नॉर्मली ज़्यादातर हम इसमें इंडेंटेशन वाला ही यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी जगह पे लूप के अंदर आपने उसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट लिखनी थी लेकिन आपने उसकी इंडेंटेशन नहीं दी तो फिर वो उस स्टेटमेंट को लूप का पार्ट नहीं समझेगा और उस स्टेटमेंट को वो बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली रॉन्ग यूज़ ऑफ इंडेंटेशन है कि अगर आपने इंडेंटेशन गलत दी, ठीक है, या जिस स्टेटमेंट को आप रिपीट नहीं करना चाहते थे उसकी भी आपने इंडेंटेशन दे दी तो अब आपके रिजल्ट्स जो है वो गलत आएंगे। तो इसलिए जिन स्टेटमेंट्स को आपने रिपीट करना होता है सिर्फ उनको आप इंडेंटेशन के साथ यूज़ करेंगे, बाकियों को आप जो है वो इंडेंट नहीं करेंगे। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा फॉर के इन रेंज 5। तो अब ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूँ। और इसके नीचे मैंने थोड़ा सा गैप दे के जो है वो प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है। अब अगर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट इस लूप से बाहर लिखनी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मैंने नीचे वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने दी है इस प्रिंट स्टेटमेंट की इंडेंटेशन मैंने ख़त्म कर दी। यानी कि ये फॉर लूप का जो एफ है उसके बिल्कुल नीचे जहाँ मैंने पी लिखा है, इसका मतलब ये है कि अब आपने क्या किया कि फॉर के, अब के स्टैंड्स फॉर के आपके बेसिकली एक वेरिएबल है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास 0 होगी। 5 पे जाके वो टर्मिनेट कर देगा, 0 3 0 1 2 3 4 तक उसकी वैल्यूज चलेंगी।
और प्रिंट इनसाइड लूप 0 से 4 तक, तो ये आपका 5 दफ़ा प्रिंट होगा। और नीचे प्रिंट आउट ऑफ लूप, ये 1 दफ़ा प्रिंट होगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट आउट ऑफ लूप, ये लूप से बाहर है। तो इस तरह से इंडेंटेशन के थ्रू आप जो है वो किसी स्टेटमेंट को लूप के अंदर लिख सकते हैं, और इसी तरह से अगर आप उस स्टेटमेंट को लूप से बाहर लिखना चाहते हैं तो उसकी इंडेंटेशन आप ख़त्म कर देंगे। उसके बाद एक और फंक्शन हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, उसको रेंज का फंक्शन कहते हैं। अब रेंज का फंक्शन किस तरह से हम यूज़ करते हैं? रेंज का फंक्शन हम यूज़ करते हैं कि आप जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज़ टू आइटरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन लूप। आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो उस लूप को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है? तो उसको उस सीक्वेंस को सेट करने के लिए हम रेंज का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है कि सबसे पहले आप रेंज लिखेंगे, जो पहला आप नंबर लिखेंगे वो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, फिर जो दूसरा नंबर होगा वो आपका बेसिकली एंड होगा, एंडिंग वैल्यू होगी, या आप उसको कह सकते हैं कि वो आपकी उस वैल्यू पे जाके आपका लूप स्टॉप कर देगा। अच्छा, अब जो स्टार्टिंग वैल्यू है, अगर तो आपने को वैल्यू वहाँ पे दी है तो वो उस वैल्यू से स्टार्ट करेगा। अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 को यूज़ करेगा। तो ये ऑप्शनल है, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। आप अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देना चाहते तो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट कर देगा। फिर स्टॉपिंग वैल्यू जो है ये आपके पास जो है लास्ट वैल्यू होती है, एंडिंग वैल्यू होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे 5 लिखा था ब्रैकेट के अंदर, तो वो जो वैल्यू स्टॉप वाली पोजीशन के ऊपर होगी, लेट्स से मैंने 5 लिखा, तो अब ये वो वाली 5 जो है 5 पे टर्मिनेट कर देगा, यानी वो 5 पे टर्मिनेट करेगा तो वो 4 तक चलेगा, 4 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सक्लूसिव वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा लूप के अंदर। फिर स्टेप हमारे पास ये है कि अगर आपने एक दफ़ा लूप को चलाया तो अब आपने उसकी एक वैल्यू सेट की, स्टार्टिंग वैल्यू, तो अगली दफ़ा जब लूप चलेगा तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए आपको स्टेप के अंदर लिखना पड़ेगा कि हर दफ़ा लूप के अंदर कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसको कहते हैं, कि कितनी वैल्यू जो है वो ये इंक्रीज़ करे। फॉर एग्जांपल पहले आपने वैल्यू 1 रखी, अब जब दूसरी दफ़ा आए तो मैं कहता हूँ जी अब वैल्यू 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो हर दफ़ा +1 करता जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप के अंदर जाके 1 लिख दूँगा। इसी तरह मैंने अगर ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके अंदर नंबर 2 नंबर्स ऐड कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा स्टेप जो है ये यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, तो वो हर दफ़ा +2 करता जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप कोई भी स्टेप की वैल्यू नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली +1 करता जाएगा। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि रेंज फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेंज लिखते हैं, उसके अंदर आपने 5 लिखा, अब इस 5 का मतलब ये है कि ये आपकी एंडिंग वैल्यू है, ठीक है। इससे पहले भी आपने कोई वैल्यू नहीं दी, उसके बाद भी आपने कोई वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग वैल्यू भी मिसिंग है, और आपका जो मैंने अभी कहा था स्टेप वाली वैल्यू वो भी मिसिंग है। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी इस केस के अंदर 0, और टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होगी 5, यानी 0 से चलेगा 4 तक जाएगा, 5 पे टर्मिनेट हो जाएगा, और इसका जो इंक्रीमेंट होगा या स्टेप वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो हर दफ़ा +1 करता जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब मैंने रेंज के अंदर जाके मैंने 1 और कॉमा 5 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि आपके पास पहली और तीसरी वैल्यू जो है ये ऑप्शनल है। अब मैंने पहली वैल्यू 1 दे दी, अब वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, अब वो 1 से स्टार्ट करेगा और 1 से 4 तक जाएगा और 5 पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 जो है ये स्टेप की वैल्यू यूज़ होगी और हर दफ़ा +1 करता जाएगा। उसके बाद अब ये एक और जो है मेरे पास ऑप्शन है, और इसमें मैंने तीनों वैल्यूज़ दे दी, मैंने स्टार्ट भी दे दिया, मैंने स्टॉप भी दे दिया, और मैंने जो है वो स्टेप भी दे दिया। स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 2 होगी, इसका मतलब है कि पहली वैल्यू मेरी क्या होगी 2, 10 पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा, इसका मतलब है कि 10 वाली वैल्यू मेरी आएगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 है ये मुझे बता रहा है कि हर दफ़ा +2 करता जाएगा, यानी कि पहली दफ़ा वो 2 लेगा, अगली दफ़ा +2 करेगा, 4 हो जाएगा, फिर 6, फिर 8, 2 इन 10 पे जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि 2 से 8 तक वैल्यूज इसकी चलेंगी। तो इस तरह से ये रेंज फंक्शन जो है ना ये काम करता है। अब हम फॉर लूप का एक प्रोग्राम देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 5, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 0, और चलेगी कहाँ तक 4 तक, और अब स्टेप क्या होगा हर दफ़ा +1 करता जाएगा, ठीक है।
अब मैंने कहा जी प्रिंट आई, तो सबसे पहले वो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद कंप्यूटर साइंस ये स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा। अब जब ये लूप पहली दफ़ा चला, मैंने इनोटेशन भी इसके अंदर दी है, जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो आई के अंदर क्या पड़ा होगा, जीरो। मैंने कहा था डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होगी, आगे कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ आएगा। अब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसने +1 किया, डिफॉल्ट मैंने कहा था ना कि स्टेप 1 है, तो +1 किया, तो अब वैल्यू क्या आ गई आई की, जीरो के बाद 1 आ गई। तो पहला जो 1 आपको नज़र आ रहा है वो कंप्यूटर साइंस से पहले ये आई की वैल्यू है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। अब जो ही 5 पे जाएगा तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो 5 जो है वो नहीं आएगा आपके पास। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लूप जो है ये 0 से लेकर 4 तक 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 5 पे टर्मिनेट कर जाएगा। अब एक और एग्जांपल है, इसमें हमने क्या कहा जी, फॉर के इन रेंज 11, अब आपकी वैल्यू 11 से स्टार्ट होगी और 15 तक जाएगी, ठीक है, यानी 11, 12, 13, 14 तक जाएगी, 15 पे नहीं जाएगा, उस पर टर्मिनेट कर जाएगा और हर दफ़ा +1 करता जाएगा। उसके बाद मैंने कहा जी कि उसी चीज़ को मैंने लिख दिया प्रिंट के और कंप्यूटर साइंस। अब आप देख लें आउटपुट, अब आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 11 आ गई, बीच में 12 आ जाएगी, 13 और फिर 14 आ जाएगी, 15 पे टर्मिनेट कर जाएगा। अब ये लूप 4 बार चलेगा। उसके बाद एक और हमारे पास प्रोग्राम है, आपकी बुक के अंदर गिवन है, सम इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा फॉर आई इन रेंज 10, तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, और 10 पे जाके टर्मिनेट करेगा तो 0 से 9 तक चलेगा, ठीक है, और उसके बाद हर दफ़ा स्टेप 1 करता जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई प्लस 1। अब ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि हमने क्या करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स यूजिंग फॉर लूप, कि फर्स्ट 10 नंबर्स को हमने सम करना है। अब 0 तो फर्स्ट 10 नंबर में उस तरह से नहीं आता, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप रेंज में 1, 10 लिख दें तभी ठीक है, तो फिर सम प्लस आई लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप 0 से स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो फिर ब्रैकेट के अंदर i+1 लिख दें, i+1 लिखेंगे तो 0 + 1 1, तो पहला नंबर वो 1 जो है उसको ऐड करेगा। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, ये मैंने लूप से बाहर लिखी। इसका मतलब है कि जब सारा सम कैलकुलेट हो जाए तो फिर सम ऑफ नंबर्स, और लास्ट में जो रेड कलर में सम आपको नजर आ रहा है ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी जब ये सारा सम हो जाएगा। अब प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, सम ऑफ नंबर्स, क्योंकि मेरे पास प्रिंट की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, और जो सम ऑफ नंबर्स के बाद सम लिखा हुआ है इसमें वो सारा कैलकुलेट होने के बाद, पूरा लूप चलने के बाद सम की लास्ट वैल्यू 55 मेरे पास आ जाएगी। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा ये हम देख लेते हैं। अब ये इस लूप की वर्किंग है। बेसिकली हमने क्वेश्चन ये किया था कि फर्स्ट 10 नंबर्स को इस तरह से कैलकुलेट कर लें। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी लूप के अंदर, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई प्लस 1। अब देखिए जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो सम के अंदर हमारे पास वैल्यू है 0 प्लस, और i+1 क्या हो जाएगा, 0+1, तो 0+1 क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू अब आपके पास 1 आ जाएगी। और नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, आपके पास i के अंदर 1 आ गया, तो 1+1 2 आ गया, तो 2+1 3 आ जाएगा। फिर आपके पास जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास i की वैल्यू 2 आ गई, 2+1 3, तो इस तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज जो है इसके अंदर ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो ये एक पूरा फ्लो है। अब देखें ये चलेगा 9 तक, लेकिन 9+1 10, तो वो 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज को ऐड कर देगा। इसके बाद अगर आप कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका कार है कि फॉर आई इन रेंज 5, 0, -1। अब ये स्टेप आपने -1 दे दिया। अब आप चाहते हैं 5 से स्टार्ट हो, 0 पे टर्मिनेट कर जाए और हर दफ़ा -1 करें। इसका मतलब पहले 5 पे चलेगा, फिर 4 पे चलेगा, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, 0 पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है प्रिंट आई स्टेरिक और प्लस। प्लस का जो साइन है ये डिस्प्ले होगा और आई की वैल्यू, अब आई में पहले जो इटरेशन होगी उसके अंदर आई में 5 है, ठीक है, तो 5 स्टेरिक प्लस, तो 5 दफ़ा जो है प्लस का साइन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम -1 किया, अब 4 टाइम्स जो है ना प्लस का साइन डिस्प्ले होगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर 3 स्टार्ट्स, 3 प्लस का साइन, फिर आपके पास 2 प्लस का साइन और फिर 1 प्लस का साइन। इस तरह से ये पैटर्न आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसका अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल के लिए मेरी एक और वीडियो है, हाउ टू राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो उसको देख के तो आप जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
और फिर इसी टॉपिक के ऊपर जो है क्लास 11 के ऊपर मैंने कुछ मज़ीद वीडियोस बनाई हैं, वो भी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी मेरी नई वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस क्लास 11 वाले आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो ये तमाम की तमाम वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ज़्यादा टिपिकल हैं, वो उनको मैंने जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया है और उन्हें कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही था जी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।